हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, आपका स्टेट एग्जाम हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कॉल मैसेज आए कि मैम हमारा बहुत अच्छा है, क्लियर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 1 या 2 नंबर से हमारा रह भी सकता है और हो भी सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी जो 82, 83, 80 और 70 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो देखिए, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब अभी से अंदाजा है कि भाई हमारा हो चुका है। और जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसको स्किप मत कीजिए। कंटिन्यूटी में ही रहिए। अभी आप नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी जो भी कमियां रही है, क्या कमियां रहती है मेनली, एक तो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसकी आप रिवीजन, उसकी क्या होती है, आपकी रिवीजन नहीं हो पाती। रिवीजन नहीं होने के बाद आप जब वहाँ पे एग्जाम में बैठोगे तो एक धुंधलापन सा रहता है, क्वेश्चन को अच्छे से आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो सब रिवीजन की कमी की वजह से होता है। आप उसी क्वेश्चन को 10 बार करोगे तो वहाँ आपको एकदम सीधा सा क्लियर आपको एकदम से आ जाएगा कि हाँ मेरा ये आंसर जाएगा। अगर आपका 1 या 2 बार पढ़ा हुआ है तो वो इतना अच्छे से आपको वहाँ याद नहीं आएगा। तो आपके पास क्या है, रिवीजन की कमी है। और जो पहला सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। बस जो 2 या 4 नंबर से रहता है तो नवंबर और दिसंबर में आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। जो वैकेंसी निकलेंगी वो ये वाला जो नवंबर दिसंबर वाला स्टेट है उसको जरूर लेंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि भाई हमारा नहीं हुआ है तो अब जो वैकेंसी आएंगी तो उसमें हम शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप सब उसमें शामिल होंगे। पर अभी से आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आप एक अच्छा सा देखिए, हिस्ट्री वाला जो सिलेबस है सभी को पता कितना इजी आया हुआ था। अपना एसएसटी का जो पेपर है वो बहुत इजी आया हुआ था, सारे क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए थे। बस ये है कि 1 या 2 नंबर जिनमें उन्होंने ही मिस्टेक की है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं थी, उन्होंने ही मिस्टेक की है, जिसके ग्रेस मार्क्स भी आपको जरूर मिलेंगे जहां तक कोशिश होगी। और हिस्ट्री का जो पीजीटी वाला वो भी बहुत ईजी था, एसएसटी वाला वो भी बहुत, हिस्ट्री का पार्ट जो है ईजी था। तो मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको टीजीटी स्क्रीनिंग का जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। जो टीजीटी हिस्ट्री का स्क्रीनिंग का सिलेबस है वो हमें डिस्कस करना है। देखिए 2022 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से अभी कोई टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है। तो पूरे पूरे चांस है अब वैकेंसी आने के। और जब हम वैकेंसी निकल आती है, फॉर्म ओपन हो जाते हैं, तब कभी भी तैयारी नहीं होती। तैयारी वो होती है कि जब फॉर्म ओपन हो और आप पूरा का पूरा उस वक्त सिलेबस कवर कर चुके हो, उसको बोलते हैं कि हमारी तैयारी। और फिर सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन ही होता है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत होपलेस होते हैं। जब फॉर्म ओपन होते हैं हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमें अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी है जिनका आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वही सिलेबस है हिस्ट्री का, कुछ टॉपिक क्या होते हैं नए ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ टॉपिकों को हटा दिया जाता है। तो देखिए आपका जो ये इतिहास, क्योंकि सोशल स्टडीज जो आपका है, स्क्रीनिंग का एग्जाम सोशल स्टडीज, उसके अंदर सबसे पहला ही पार्ट हिस्ट्री दिया हुआ है, इतिहास दिया हुआ है। और आपको लगेगा कि कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है। इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल भी सिलेबस नहीं है। एक एक आदमी को डिटेल में पूछ लिया गया है। अलग अलग आदमी, कुतुबुद्दीन के बारे में अलग पूछ लिया, इल्तुतमिश के बारे में अलग पूछ लिया। इन्होंने पूरा सल्तनत काल नहीं लिखा, पूरा मुगल काल नहीं लिखा, पूरा भक्ति काल नहीं लिखा। एक एक पर्सन के बारे में अलग अलग डाल दिया। इस वजह से आपको क्या लगेगा, क्षेत्रीय शक्ति ना लिखकर अलग अलग जो राज्य है उनके बारे में लिख दिया। तो क्या था ये, आपको इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है। बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। तो देखो अभी से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका टीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस है। जिनका एचटेट क्लियर हो चुका, उनका जो अगला पड़ाव क्या है वो है, ठीक है। तो उनका अगला पड़ाव है अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करना जॉब के लिए, ठीक है। और जॉब के जो आज से ही सपने देखता है, दिन रात सपने बुनता है, तो उनके लिए तो 1 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है कि भाई हमें चैन से बैठना नहीं है, हमें जॉब चाहिए। तो इसलिए क्या करना, हमें अभी से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी शुरू करोगे, क्योंकि रेस्ट हो चुका है, 5 से 6 दिन आपके रेस्ट हो चुके, 10 दिन के आसपास हो चुका है, रेस्ट हो चुका है। अभी से आपको क्या करना, अपनी तैयारी करनी है। देखिए आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग के टॉपिक है, पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, उनको हटा दिया गया है। सीधी जो आपकी सरस्वती सिंधु सभ्यता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता कौन सी है, जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही कहा गया है, ठीक है। सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास पाई गई बहुत सारी साइटें थी
जो सरस्वती नदी थी ना, यहाँ पे भी बहुत सारी साइटें पाई गई थी, तो इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा गया था। तो ये कौन सा टॉपिक है आपका? हड़प्पन सिविलाइजेशन ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीटली अच्छे से पढ़ोगे। और अभी जो एग्जाम हुआ है उनमें पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल में हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को करेंगे। ये जो टॉपिक है ये 6 to 12 की एनसीईआरटी के अंदर से 80% टॉपिक लिए गए हैं, पर कौन सा टॉपिक कहाँ है कहाँ नहीं मिल रहा ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई 7th की ओल्ड एनसीईआरटी में है, तो कोई 7th की न्यू एनसीईआरटी में, कोई 6th की एनसीईआरटी में, कोई 9th की एनसीईआरटी में, कोई 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है। सारे टॉपिक उनके अंदर है, पर क्या है, कोई ओल्ड में है, कोई न्यू में है, और कोई टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर है भी नहीं है। तो सारा सिलेबस एक साथ अच्छे से मैनेज करना होगा, एक साथ आपको पढ़ना होगा। वैदिक काल में आप ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों के साथ जाएंगे। उसके बाद ये सारे इसके काल पढ़ने के बाद वैदिक काल में रामायण और महाभारत काल को आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। रामायण और महाभारत को हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा आपका मौर्य वंश आ जाएगा, ठीक है। बीच में जो है मगध वगैरह इसमें ऐड नहीं है, मौर्य काल को इन्होंने डाला है। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय ये वाला टॉपिक मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी आ जाता है, ये वाला टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको बीच में ही दे दिया गया भी आपको इस्लाम के उदय के बारे में। जब आप अपना रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो आपको इस्लाम के उदय के बारे में भी हमें बताना होगा, जानना होगा। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। ये कॉमन टॉपिक है, ये हर एग्जाम में जैन और बुद्धिज्म से आते ही आते हैं क्वेश्चन। देखिए शंकराचार्य का अलग से, शंकराचार्य की जो पूरी लाइफ है, जीवन है, शिक्षाएं हैं, उनके बारे में अलग से पूरा डिटेल में पढ़ना है, शंकराचार्य जी के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका एंशियंट हिस्ट्री। अभी रहता है विदेशी के आक्रमण और उनके भारतीय संस्कृति में समावेश, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी के अंदर भी है ये टॉपिक, जो विदेशी भारत में अटैक कर रहे हैं, विदेशी कौन थे, जो आपके शक है, पहलव है, इंडो ग्रीक है, ये सारे जो है भारत में अटैक करेंगे, और क्या कुछ भारत की संस्कृति से समावेश होगा, चाहे वो गांधार शैली है, चाहे फिर वो आपकी सिक्के हैं, भाई जो सोने के सिक्के चले, चाहे उन पर जो रखी गई पिक्चर्स है वो है, चाहे भाषाएं हैं, जो कुछ भी है वो सारा का सारा किसके अंदर ऐड होगा, भारतीय संस्कृति में उनका क्या क्या समावेश है वो टॉपिक के अंदर ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल है, हर्षवर्धन। ये आपका एंशिएंट के अंदर ही है, मौर्य काल के बाद गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन। तो यहाँ स्टार्ट होती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो प्राचीन भारत जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, प्राचीन भारत। उसके बाद तत्कालीन समाज, इनका जो समाज है उसके बारे में पढ़ना है। दक्षिण के राज्य, अब साउथ हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए साउथ हिस्ट्री हम पहले ना इसको जब ये पढ़ेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, बैच कल से ही शुरू हो जाएगा, तो हम साउथ हिस्ट्री जो एंशिएंट है उसको तो मोस्टली हमने कंप्लीट कर रखी है, पर जो साउथ हिस्ट्री है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पूरे साउथ हिस्ट्री के टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे, चाहे उसमें दक्षिण राज्य के चालुक्य हैं, चाहे पल्लव है, चोल है, पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, ये वाले टॉपिक है 7th की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाते हैं। 7th की ओल्ड एनसीईआरटी के पर जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता, कई बार एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाता है, पर 7th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर भी ये चालुक्य, पल्लव, चोल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये हैं। पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा इनके बारे में डिटेल जानेंगे। विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार, ये प्रकार नहीं है, प्रसार है। विश्व में जो भारतीय संस्कृति का प्रसार है, ये 7th की एनसीईआरटी का 4th टॉपिक है, ये भी उसी के अंदर है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक न्यू में है तो कुछ ओल्ड में है। प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य, एक कला, राजा दाहिर, राजा अनंतपाल, सुहेलदेव, पृथ्वीराज चौहान, ये सारे के सारे टॉपिक 7th की एनसीईआरटी के अंदर ही है। चाहे आपका राजा दाहिर है, अनंतपाल है, सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में वहां पे बताया गया है। उसके बाद आपकी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी से शुरू होगा, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ा जाएगा तो गजनबी ऑटोमेटिक पढ़ लिया जाएगा वहीं पे, ठीक है। और गजनबी और गोरी, जो पृथ्वीराज चौहान पढ़ा जाएगा और गोरी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान के साथ ये दोनों रहेंगे, गोरी और गजनबी। तो थोड़ा बहुत डिटेल गजनबी के बारे में भी पढ़ लेंगे यहाँ से। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में सीधा ही स्टार्ट होती है सल्तनत। गोरी के जो क्या रहते हैं, दास,
गोरी के दास जिनको वो जाते जाते अपना पूरा प्रशासन दे के जाता है, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चार दास थे, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जो दिल्ली वाला एरिया है वो किसको देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आती है उसकी बेटी रजिया। रजिया के बाद आता है बलबन। बीच में बहुत सारे आएंगे, उनके बारे में नहीं पूछा गया है। स्पेशली इनको इंडिकेट किया है, इन्हीं को पूछा गया तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे, फालतू क्यों ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर जितना पूछा जाता है उतने में से ही आता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। अब सीधा आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश में सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। तुगलक वंश पूरा पूछा गया है। तुगलक वंश में किसी एक को नहीं पूछा गया है। तुगलक वंश में चाहे फिरोजशाह तुगलक हो, चाहे गयासुद्दीन तुगलक हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, सभी को ही पूछा गया है। ठीक है, देखिए तैमूर के बारे में पूछा गया है। तैमूर के बारे में ऐसा हमने इतना लंबा चौड़ा तो कहीं नहीं पढ़ते, एक पेज का इसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, वही हम जान लेंगे। दिलावर खां के बारे में अलग से पूछा गया है। विजयनगर एम्पायर, ये आपका 6th के एनसीईआरटी में भी है, ये आपके 12th की एनसीईआरटी में भी है टॉपिक। तो विजयनगर साम्राज्य से तो पूछे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आपका मुगल काल शुरू हो जाता है तो ओनली बाबर के बारे में पूछा जा रहा है ना। यहाँ अकबर है आपका, फिलहाल अकबर आगे है अकबर भी। यहाँ बाबर के बारे में पूछा जा रहा है। बाबर के साथ साथ राणा संग्राम सिंह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो ये शासक राजपूत है इनके बारे, राणा संग्राम सिंह, मोहन सिंह मंडार। देखिए संग्राम सिंह के बारे में और मोहन सिंह मंडार के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद बाबर के बाद आपको हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर के बारे में पूछा गया है। और हेमचंद्र जिसके अकबर के साथ युद्ध होते हैं, जिस विक्रमादित्य जो नाम से जाने जाता है उपाधि के नाम से, तो वो क्या था, वो इसके साथ पूछा गया अकबर के साथ। ध्यान दीजिए, स्पेशली शेरशाह सूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हेमचंद्र से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राणा संग्राम सिंह, मोहन सिंह मंडार, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हेमचंद्र, विक्रमादित्य, वही एक ही नाम है। रानी दुर्गावती के बारे में भी हमें पढ़ना है। रानी दुर्गावती के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं तो इसका जानना है। महाराणा प्रताप के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, महाराणा प्रताप जब अकबर को पढ़ रहे हैं तो महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती और क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी, इन सबको साथ साथ में पढ़ना है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए जो मुगल काल है वो आपका कंप्लीट पूछा गया है। मुगल काल में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। सल्तनत काल में ऐसा है कि सल्तनत काल में खिलजी वंश में ओनली खिलजी पूछा गया है। लोधी वंश में आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। तुगलक वंश कंप्लीट पूछा गया है। ठीक है, और जो आपका गुलाम वंश है उसके अंदर 2-3 शासक पूछे गए। तो सल्तनत टॉपिक कम है, मुगल कंप्लीट है। चाहे बाबर है, चाहे हुमायूं है, चाहे अकबर है, चाहे जहांगीर है, चाहे शाहजहां है, चाहे औरंगजेब है। फिर आता है उन्हीं के साथ आपको पता साथ साथ चलते हैं सिख युद्ध, सिखों के बारे में। सिख जो 10 गुरु थे, सिखों का जो उत्थान था वो सारा हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आपको सिख गुरु के बारे में जानना होगा। और सारे सिख गुरु, क्योंकि सिख गुरु के साथ और मुगल का आपस में काफी क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो ये साथ साथ में पढ़ना है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन पढ़ना है। और भक्ति आंदोलन में भक्ति गुरु शंकराचार्य के बारे में, गुरु नानक के बारे में, कबीर के बारे में, मीरा के बारे में, रसखान, दारासिको आदि के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। फिर छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। ठीक है, जो हम मराठा पढ़ेंगे शिवाजी को पढ़ेंगे, और शिवाजी के बाद जो स्टार्ट होते हैं पेशवा, उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इनके जो पुत्र वगैरह उनके बारे में इतना ज्यादा तो नहीं है, पेशवाओं के बारे में ज्यादा है। तो ज्यादा डिटेल हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पेशवा भाई जो वो सारे ही पढ़ रहे हैं, पेशवा सारे ही पढ़ने हैं। यहाँ पे मराठा तो नहीं लिखा हुआ है, छत्रपति ओनली शिवाजी लिखा, तो हम शिवाजी के बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध, जो भी शक्तियां इनका विरोध करी थी, जिसके साथ भी इनका इश्यूज हो रखा था, वो हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी का भारत है, वो कौन सा था वो जानिए। स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, स्वतंत्र राज्य जो भी उदय होंगे वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। जो बंगाल है, अवध है, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, मराठा शक्ति, भाई मराठा शक्ति पूरी दे रखी है यहाँ पे, ओनली शिवाजी के बारे में, आगे मराठा पूरा ही पूछ रखा मराठा शक्ति। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध हमें पढ़ना है। पानीपत का तीसरा युद्ध है बंगाल, अवध,
राजपुताना, ये मराठा शक्ति जो क्या कहते हैं ना भारत, 18वीं शताब्दी का भारत, 18वीं शताब्दी बोले तो 1700 का टाइम जो रहेगा, ठीक है, जिसमें मराठा है, जिसमें आपके पानीपत की तीसरी लड़ाई, बंगाल है, अवध है, राजपुताना है, सिख है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, जाट है, वो जात नहीं जाट है, से रुहेलखंड है, बुंदेलखंड है, राज्य, सारे के सारे आपको पढ़ने, थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा ऐसे लंबे चौड़े नहीं, एक एक पेज का, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद यूरोपीय यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी मेडिवल सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपसे शुरू हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट होता है संस्कृतियों का टकराव। कौन सी संस्कृतियां अब आ रहे हैं विदेशी भारत में, ठीक है, और जिसमें अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेजों के साथ जो भी फ्रांसीसी डच सब आ रहे हैं, उनकी आपस में जो भिड़ंत है, युद्ध है, वो सब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए उनकी विस्तारवादी नीतियां हमें डिटेल में जाननी है, क्या कुछ उनकी विस्तारवादी नीतियां रहेगी। तो ये जब आएंगे उसके बाद से कंटिन्यूटी, जो इनका युद्ध हो रहा है, किसी के भी साथ युद्ध हो रहा है, इनकी जो नीति है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। 1857 की क्रांति, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, ये सारे भाई आपके 12th की हिस्ट्री, 12th की एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है, चाहे आपके 1857 की क्रांति है, कांग्रेस की स्थापना है, मुस्लिम लीग है, महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय आंदोलन है। देखो 1857 की क्रांति के बाद 1885 कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है, फिर उसके बाद जो सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलेंगी, स्टार्ट होता है चंपारण, खेड़ा, अहमदनगर, जो भी है, जो रोलेट एक्ट के बाद जो असहयोग आंदोलन है, वो सारे के सारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन अलग होते हैं, ये वाले आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन अलग है, क्रांतिकारी आंदोलन टॉपिक अलग पढ़ा जाता है, जिसमें हम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे उसमें भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, चाहे हम वरिंदर घोष के बारे में पढ़ेंगे, जो सारे बंगाल में क्रांतिकारी है उनके बारे में डिटेल जानेंगे, ये अलग से है। विभाजन को समझना, ये वाला टॉपिक भी आपका 12th की एनसीईआरटी में है, विभाजन को समझना, संविधान का निर्माण, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति भारत वाली है, अंग्रेजों के टाइम वाली है, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री की है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, ये 9th की हिस्ट्री है, और 9th की क्लास की एनसीईआरटी का 9th ये टॉपिक है। राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका 9th की एनसीईआरटी का 9th टॉपिक है, और ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। ये जो सिलेबस है आपका, बिल्कुल डरना नहीं है इससे देख के, थोड़ा सा समझिए। वैसे क्या पूछा गया आपसे, वैसे आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन, और उसके बाद आधुनिक, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे हिस्ट्री पूछी गई है बस, और आप तो ऐसे डर रहे हो कितनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ठीक है, तो यही बस आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पूछी गई है। इन फ्यूचर सिलेबस चेंज होता है, जब फॉर्म निकलते हैं सिलेबस दूसरा आता है, तो कुछ भी टॉपिक ऐड होंगे तो वो हम इसके साथ 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 कर लेंगे, ठीक है। हटाया जाएगा तो ठीक, देखो क्या ही कर सकते हैं, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर ऐड होते हैं उनको हम जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक काल है, वैदिक काल के बाद आपका रामायण महाभारत, ये पूरा एंशियंट है, जिसमें आपको मौर्य वंश, इस्लाम में पूरा आपको पैगंबर की स्टार्टिंग से लेकर उनके जो खलीफा रहे हैं, उनके बाद जो पैगंबर की लाइफ का जो संघर्ष रहा है, उसके बाद जो उसकी शिक्षाएं रही हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा आपने देखा होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके किसके अंदर, आपके एचटेट के अंदर, एसएसटी के अंदर बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत टफ कुछ भी नहीं पूछा हुआ था, तो बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल सा पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन छूटे ना। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछ दिया आपसे कि भाई जो धोलावीरा है, भाई 3 जो एरियाज में डिवाइड है वो कौन सा है, तो धोलावीरा है, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डीप में तो पढ़ना पड़ता है, हाँ, पर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना हम पढ़ेंगे कि भाई क्वेश्चन हमारे सामने आए, रिवीजन ज़्यादा करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो। बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमने पढ़ लिया, शंकराचार्य की जो लाइफ है वो हमने मतलब जाननी है इसके बारे में। उसके बाद जो है विदेशियों के जब अटैक हो रहे हैं ना, तो उनकी जो संस्कृतियाँ है वो भारत में आ रही है, मिक्स हो रही है, वो सब टॉपिक के अंदर ही ऐड हो जाता है।
और उसकी जो साउथ हिस्ट्री में भी सब कुछ इन्हें पूछ लिया, चाहे आपका चालुक्य है, चाहे आपके पल्लव है, चोल है, पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, सब आपसे पूछ रहे हैं, चौहान वगैरह के बारे में सब आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस है। ध्यान से अपनी जो पीडीएफ है इसको अपने पास रखो, ध्यान से अपनी तैयारी शुरू करो। कल से ही हम साउथ हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं और पहले हम साउथ हिस्ट्री को पढ़ेंगे क्योंकि एंशिएंट हम बार बार पढ़ चुके हैं और उसमें साउथ हिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई है, तो पहले थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और एचटेट वाले अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि भाई हमारा नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या घबराहट होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे से क्या करें, अपनी तैयारी करें। और आपके जो ये इसके अंदर आपका चारों ही पार्ट आएंगे, जैसे आपका पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और आपका जो लास्ट रहता है इकोनॉमिक्स के कुछ ही पार्ट, कुछ ही टॉपिक इसके अंदर मेंशन है, बस ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ही टॉपिक है। मोस्टली आप लगाओ ये तीन ही आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल ही पढ़नी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में ही ऐड हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के, इस तरह के टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपको 3 पार्ट करने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जॉब का सवाल है, इसमें कोई भी कोताही आपको नहीं रखनी है और अपनी तैयारी कंटिन्यू शुरू कीजिए। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। हम चंडीगढ़ का और मास्टर का जो कैडर का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं और चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्या क्या उनका सिलेबस रहेगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, ऐसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि तीनों साथ साथ ही कर लेना आप, क्योंकि तीनों के सिलेबस सेम सेम है, थोड़ा सा ही फर्क है, तो तैयारी आपकी 2-3 एग्जाम की साथ साथ हो जाएगी, कुछ अलग से आपको उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बाय बाय।